नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गई है। वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है। दोनों चरणों की मतगणना 14 नवंबर को पूरी की जाएगी। पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर 2025 तक संपन्न हो जाएगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। तो लगातार हम चुनाव की तारीखों के बाद चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सैनी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चुनाव की तारीखों पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये समय का बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था। वो समय आ चुका है। आपको जानकारी होगा कि 3.5 साल पूर्व 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिए, हमें सरकार से बाहर कर दिए, हमें रोड पे ला दिए। और ये समय का इंतजार कर रहे थे कब हमारे पास मौका आएगा, समय आएगा जिसमें हम भाजपा को बताएंगे कि जैसे 4 विधायक आपने हमसे छीना है, वैसे 40 विधायक कैसे आपको हराए। उसके लिए हम लोग संघर्षशील थे। तो वो समय आ चुका है और निश्चित तौर पे इस बार भाजपा को हराकर और अपनी सरकार, हम महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। और बिहार में गरीब, पिछड़ा, दलित, सभी जाति, सभी धर्म को सम्मान हो, ऐसी सरकार हम बनाएंगे। जो चुनाव की तारीखें तय की गई हैं, 6 और 11 के बाद 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, वो जो समय मिला है राजनीतिक पार्टियों को, आपकी पार्टी को, क्या पर्याप्त वक्त है? क्योंकि इस बीच पर्व त्योहार भी हैं, दिवाली है, छठ महापर्व है। नहीं, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारी तो तैयारी पूर्व से ही है। और रहा कि अभी हमें कुछ इस पे टिक्का टिप्पणी करना नहीं है और करने से कुछ होना भी नहीं है। तो हमें पर्याप्त समय हमें मिला है और हम इसको मजबूती से, हम तो 3.5 साल से यही काम कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और निश्चित तौर पे इसका जो है बेनिफिट जो है हमारी पुरानी तैयारी का, वो चुनाव में देखने के लिए मिलेगा आपको। विपक्ष के तौर पर जिस तरह से आप लोगों ने चुनाव आयोग पर, एसआईआर पर सवाल उठाए थे, आज जिस तरीके से सीईसी ने तमाम बातों पर सफाई दी, पूरी एक गणना और पूरी एक डेटा को सामने रखा गया, क्या अब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं चुनाव आयोग को लेकर, एसआईआर को लेकर? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हम लोगों ने तो देश में चुनाव आयोग के ऊपर हमेशा भरोसा करने का काम हमेशा हम लोगों ने किया है। बट पिछले कुछ सालों से जो हो रहा है वो बिल्कुल ही देश के लिए और हमारे लिए सही नहीं है। हम जब सवाल उठाते तभी जवाब उनको देना है। और अभी चुनाव में हमें चुनाव आयोग से नहीं लड़ना है, अभी हमें भारतीय जनता पार्टी से हमें अभी लड़ना है, जो उनकी सरकार से लड़ना है। एनडीए की सरकार जो बिहार को विकास से कोसों दूर रखे है, अभी उनसे लड़ाई लड़ना है। अभी चुनाव के समय में हमें अभी चुनाव आयोग से क्या लड़ना है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे हम लोगों ने सब चीज के लिए सवाल हमने खड़ा किया था, वो आज भी कायम है उस पर। और अभी फिलहाल तो हमें अभी चुनाव आयोग से नहीं, हमें बिहार में जो पिछले 20 साल से सत्ता में है नीतीश कुमार जी, जिसके रहते हुए बिहार का विकास जो है, गुजरात अगर 3 लाख रुपया पर ईयर अगर कमा रहे, उनके आय पर व्यक्ति का है, वही जगह 60,000 है। तो इसके लिए सोचने की आवश्यकता है। मुकेश सैनी,
इस बार जब भी चुनाव प्रचार का वक्त होता था या जब भी कोई रैली, जब भी कोई यात्रा, जब भी कोई रोड शो निकाला जाता था, एकदम तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आते थे। आपने 2022 का जिक्र किया कि किस तरह से आपके विधायकों को मिला लिया गया और आपको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया। लेकिन अगर हम जिक्र 2020 के चुनाव के वक्त का करें तो उस वक्त आपने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। लेकिन क्या अब माना जाए कि 2025 में एकदम से मुकेश सैनी, कोई इफ बट नहीं है, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल महागठबंधन के साथ इंटैक्ट होकर खड़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है और एकदम इंटैक्ट हम लोग खड़े हैं। वो एक समय था, उस तरीके से हमने तो भाजपा के ऊपर हमने भरोसा किया था और आपने देखा कि उसके बदला उन्होंने हमारे साथ किस तरीके से लिया। तो अभी कोई किंतु परंतु नहीं है, महागठबंधन के साथ मजबूती से हम हैं। मुकेश सैनी की महागठबंधन में क्या भूमिका इस बार होने जा रही है? वो कुछ घंटे का इंतजार है और आप कल संभव है तो कल या तो परसों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आपको जानकारी देंगे कि कौन कितने दल हैं और कौन कितने सीट पर लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं और सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन कौन होंगे। ये तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हमारे गठबंधन के साथी सब लोग आपको जवाब देंगे, इनकी जानकारी देंगे। लेकिन ये तो आपको पहले से ही जानकारी है कि वीआईपी पार्टी का एक नंबर हमने डिसाइड किया था मार्च महीना में कि इस नंबर तक हमें लड़ना है और बिहार में डिप्टी सीएम अति पिछड़ा का बेटा हो और मजबूती से तेजस्वी जी और सनब मल्लाह के फेस पे चुनाव हो और तमाम हमारे गठबंधन दल के सभी सहयोगी साथ में रहकर सरकार बनाएंगे। तो ये तो पहले से ही है, कायम है, उस पर कोई आगे पीछे नहीं है। लेकिन इस सब चीज का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के करके हम आपको जवाब देंगे। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन मुकेश सैनी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने सीटों को लेकर कहा था कि 60 सीटें चाहिए, उसके बाद आपने कहा कि मुकेश सैनी बिहार का डिप्टी सीएम बनेगा अगर महागठबंधन की सरकार आती है। हम आपसे मुकेश सैनी जी ये जानना चाहते हैं कि ये तय हो चुका है कि मुकेश सैनी अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर अगर नहीं सरकार हमारी आ ही रही है और हम डिप्टी सीएम बनेंगे। रहा कि सीट का 60 सीट में हमने जितना हो सकता था हमने सीट में कम किया है और जितना भी कम हुआ उससे मैं संतुष्ट हूं और मेरी पार्टी हैप्पी है और आने वाला समय में जो सीट प्राप्त हमें हुआ है उस पर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। साथी बड़े हैं, पहले महागठबंधन में जितने दल थे अब और दलों की बात की जा रही है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी शामिल हो सकती है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा मुश्किल जरूर होगा क्योंकि लेफ्ट पार्टियां भी चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा था। कांग्रेस में इस बार राहुल गांधी खुद पूरी तरह से चुनाव में उतरे हुए हैं, वो भी चाहती है कि कांग्रेस का जनाधार बढ़े। तो मुश्किल होगा महागठबंधन के लिए हर साथी को सेटिस्फाई कर पाना? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हर बार ऐसा देखा जाता है कि चुनाव से पहले सब लोग अपने ज्यादा से ज्यादा दावेदारी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः लास्ट में 243 सीट होता है, सबको उसी में सेटल होना होता है। तो यहाँ पे भी अंततः जो पहले जो भी हम भी 60 सीट का डिमांड कर रहे थे तो उसमें हमें कितना कम करना था वो हमने कम कर लिया है। तो उसी तरीके से बाकी सहयोगी भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तय हो गया है ना, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे। इस बार तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। और आप शुभकामना भी दीजिए कि ऐसी स्थिति हमारे साथ ना हो। नहीं, ऐसी स्थिति तब बनती है जब मुकेश सैनी ने पिछली बार आरोप लगाया था कि पीठ में खंजर भोंका गया। आपने कहा कि 60 नहीं, इस बार छोटे भाई को सीएम बनाना है और मजबूती से साथ में हम लोग हैं। अच्छा, पुराने याददाश्त को, पुराने चीजों को ज्यादा अभी खोदने की आवश्यकता नहीं है। जो समय बीत गया है वो समय हमारे लिए भी और हमारे छोटे भाई के लिए भी अच्छा नहीं रहा और इसी के कारण है कि बीजेपी के साथ जाने के बाद हमारी पार्टी को उन्होंने तोड़ा और हमको रोड पे ला दिया। तो अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आने देना है। अच्छा मुकेश सैनी जी, मुद्दे क्या होंगे वीआईपी के? क्योंकि कहा जाता है कि वीआईपी का अपना एक वोट बैंक है। मुद्दे क्या होंगे उस वोट बैंक को लुभाने के लिए? नहीं, लुभाने की आवश्यकता ही नहीं है। राज्य के लोगों के लुभाने का काम तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। 20 साल में जो काम नहीं किए वो काम अभी कर रहे हैं। जैसे हमारे गठबंधन के साथी ने कहा, माँ बहन मान योजना के तहत हम गरीब माता बहन को
जो महंगाई जो बढ़ चुकी है उससे निजात दिलाने के लिए 2,500 रुपया महीना देंगे, तो उसको देखते हुए 10,000 रुपया उन्होंने बांटने का काम किया है, जो पिछले 20 साल में उनको नजर नहीं आए। हमने कहा बुजुर्ग अभिभावक को, गार्जियन को वृद्धा पेंशन में हम लोग बढ़ोतरी करेंगे, 400 से 1500 करेंगे, उन्होंने बढ़ोतरी 1100 किए हैं। हमने कहा था कि गरीबी से निजात दिलाने के लिए गरीब लोगों के लिए 125 यूनिट बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो उन्होंने 125 किया। तो हमारे योजना को उन्होंने कॉपी किया, क्योंकि उनके पास अपना कोई विजन नहीं है। उनको पता है कि देश राज्य की जनता नाराज हो चुके हैं, तो अभी चुनाव के समय में 20 साल में जो चीज वो नहीं किए वो सारे काम अभी कर रहे हैं, तो वो लोभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता को पता है कि चुनाव के समय में इस तरीके से लोभाना जो है वो कहीं ना कहीं हमारे राज्य के लोगों के लिए सही नहीं होंगे। तो इसलिए इस बार राज्य की जनता जो है पूरा गठबंधन के साथ है, मजबूती से हम लोग के साथ है। ये भी हमारी उपलब्धि है गठबंधन का कि हमारे जो योजना है उनको कॉपी करके भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी उनको रोड पर उतारने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी स्पष्ट है, गांव गांव में लोगों के बीच में मैसेज है कि ये महागठबंधन का एजेंडा है। लेकिन मुकेश सहनी जी, एक बात बताइए, जिस तरह से मौजूदा जो सरकार है उसने 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डाल दिए, आप आएंगे उसके बाद डालेंगे, लेकिन उससे पहले ही ये चीजें हो गई, तो आपको नहीं लगता कि एक बड़े वोट बैंक को एनडीए ने पहले ही साध लिया? नहीं, देखिए, अगर वो चुनाव से 1 साल पहले, 2 साल पहले या 10 साल पहले करते तो एक बार निश्चित तौर पे, अभी उनको तो पता था कि हमारी सरकार नहीं बनना है, तो अंतिम में जाके वो कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सब कर लेंगे। लेकिन इस सब से फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बिहार का वोटर जो है वो बिकने वाला नहीं है। वो जो एक बार मन बना लिए हैं वो मन के साथ वो चलेंगे। उनको अभी पता है कि हमें कोई भी पैसा देने के आएंगे और वोट चाहेंगे ले ले, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि हमने गांव में लोगों को जागरूक किया है, हमने हर गांव में गरीब पिछड़ा दलित को हमने एक ही आवाज दिया है कि अगर चाहते कि आपके बच्चे का भविष्य बेहतर हो तो सबसे पहले एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए, और दूसरा अपने वोट के प्रति जागरूक रहिए। अपना वोट जो है 500 रुपया में या दारू में या चिकन में बेचिए नहीं, अपना वोट उन्हीं को दीजिए जो आपके आवाज बुलंद करे, जो आपके अधिकार की लड़ाई लड़े, जो आपके दुख सुख में साथ रहे, जो आपके लिए जीवन स्तर को उठाने के लिए बेहतर जो कर सके, उनके साथ वोट दीजिए। तो ये हमारे लोग तो जागरूक हो चुके हैं, और निश्चित तौर पे जब जागरूक हो गए हैं तो चाहे वो कोई घर पे रात को 2 बजे में जाके पैसा दे या अनलीगल काम लीगल तरीके से करे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनडीए कह रही है कि एनडीए पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए का हर उम्मीदवार एनडीए का होगा, किसी पार्टी का नहीं होगा। क्या महागठबंधन में भी ऐसी बातें देखने को मिलेंगी? निश्चित तौर जब महागठबंधन ही है तो निश्चित तौर पे 243 पे महागठबंधन लड़ेंगे। चाहे जहां पे वीआईपी लड़े या कांग्रेस लड़े या आरजेडी लड़े, सब दल मिलके हम लोग लड़ेंगे, और सब कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं, सब प्रत्याशी जो होंगे महागठबंधन के होंगे। और एक बात और ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि महागठबंधन में नेतृत्व ये तो तय है कि तेजस्वी यादव का ही होगा? जहां निश्चित तौर पे 2020 में जिस तरीके से तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, उसी तरीके से इस बार भी 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन राहुल गांधी हो या कांग्रेस के कोई बड़े नेता खुलकर इस पर कुछ कहने से बचते रहे, ऐसा क्यों? नहीं, ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी होंगे। नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो ऐसे रोड चलते हुए कुछ भी डिसीजन नहीं लेते हैं। उनके एक काम करने का तरीका है, संविधान को मानते हैं, बायोलॉज को मानते हैं, उस अनुकूल वो काम करते हैं। जैसे हमारी पार्टी क्षेत्रीय है, हमें डिसीजन लेना होता तो हम डिसीजन लिए हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी का एक अपना काम करने का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो होंगे। और बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, कल या परसों महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगे। पहले कौन बाजी मार रहा है इस बार सीट बंटवारे को लेकर, उम्मीदवारों की घोषणाओं को लेकर, एनडीए या महागठबंधन? नहीं, इसमें बाजी मारने की क्या बात है। राज्य में आचार संहिता लग चुका है, और अभी कभी भी किन्हीं पार्टी के पास समय नहीं है। 10 तारीख से प्रत्याशी का नामांकन है, और आज हम लोग 6 तारीख पे हैं, और वो भी खत्म होने के लिए जा रहा। तो हमारे पास अभी या किसी दल के पास समय नहीं है, तो जल्द से जल्द लोग अपने प्रत्याशी का नाम का घोषणा करके उसको मैदान में उतारेंगे। ऐसे महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी है, उनका पास तो कोई काम ही नहीं था। उनका एक ही काम था, क्षेत्र में काम करना, घूमना, जनता के बीच में दुख सुख में खड़ा रहना। तो हमारे लोग पहले से ही कर रहे थे, लेकिन एक ऐलान होना बाकी है, तो वो 1 से 2 दिन में हो जाएंगे। इस बार जिस तरह से चुनाव आयोग ने तमाम तरह के दावे किए, ये कहा गया कि एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे, और भी कई चीजों को डिजिटलाइज किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहेंगे? तैयारी को लेकर आप किस तरह से देखते हैं?
क्या आप मानते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने जा रहा है? क्योंकि आरोप आपकी तरफ से, आपके सहयोगी दलों की तरफ से लगातार लगाए जाते रहे। नहीं, अभी देखिए, अभी हमारे पास एक ही विकल्प है, चुनाव आयोग पे भरोसा करने का। और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ा जवाबदेही है, कंधे पे जवाब, पूरे देश के 150 करोड़ जनता की जो जवाबदेही आपके ऊपर है कि आप सही से चुनाव कराएंगे। और मेरे पास कोई ऑप्शन और विकल्प नहीं है, हम चुनाव आयोग पे भरोसा करने के अलावा। अभी हमारी लड़ाई चुनाव आयोग से नहीं है, अभी हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए से है, और उनसे हम लोग लड़ाई लड़कर जीतेंगे। और हमें चुनाव आयोग से आग्रह होगा कि आप जनता को उम्मीद पे आप खरा उतरिए, जनता का जो आवाज है उनको आप महसूस कीजिए और उसी अनुकूल फेयर चुनाव आप कराइए। यही हम आपसे आग्रह करेंगे चुनाव आयोग से। जिस तरीके से इस बार 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं और जिलों के हिसाब से चरणों को रखा गया है, पहले विधानसभा सीटों के हिसाब से चीजें तय होती थी। एक ही जिले में अगर 7 विधानसभा सीटें हैं तो कई बार होता था इस चरण में कुछ सीटों पर, अगले चरण में, लेकिन इस बार पूरी तरह से एक हिस्से को बांट दिया गया है। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं चुनाव आयोग के? नहीं, ठीक है, चुनाव आयोग जो भी डिसीजन लिए हैं, मैं उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उनका जो काम है वो बेहतर कर रहे हैं, बेहतर जान रहे हैं। अभी हमें मैदान में उतरकर हमें जो लड़ाई लड़ना है वो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा मुकेश सैनी जी, आपकी पार्टी के चूंकि घोषणा पत्र भी आएगा, आपकी पार्टी के अपने कुछ मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेकर जाने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे घोषणा पार्टी का जो पहले से है वो तो हम कर ही रहे हैं काम। उसके बाद हमारे जो महागठबंधन का घोषणा होगा, और महागठबंधन में बहुत सारे ऐसे घोषणा हमने, अति पिछड़ा समाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, निषाद समाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, माता बहन के लिए काम क्या करना चाहिए, युवा के लिए क्या करना चाहिए, ऑलमोस्ट हमारे ये पब्लिक डोमेन में है। बहुत सारे इसमें से कुछ चीजें जो डबल इंजन की सरकार है उन्होंने कॉपी भी कर लिया है, लेकिन आने वाला समय में वो हम करेंगे। जैसे अभी उन्होंने कॉपी करके 125 यूनिट बिजली फ्री कर किए हैं, वो हम आने के बाद वो 200 करेंगे। जैसे हमारे बुजुर्ग अभिभावक के लिए 1100 रुपया 400 से बढ़ा के वो 1100 किए हैं, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद उसको हम 1500 रुपया करेंगे। अभी वो 10,000 रुपया उन्होंने बांटने का काम किया है, लेकिन हमारी है कि हर महीना एक माता बहन को 2,500 रुपया देंगे, यानी कि एक परिवार में 10,000 रुपया से भी अधिक पैसा प्राप्त होगा। और ऐसे हर परिवार में हर महीना हम देने के लिए जाएंगे। अब जब तक हमारी सरकार होगा 60 महीना लगातार हम लोग देंगे। और एक माता बहन के अगर खाते में देखा जाए तो 1.5 लाख रुपया उनको हम लोग 5 साल में हम लोग देने का काम करेंगे। तो अभी भारतीय जनता पार्टी तो कॉपी करके जो उनको करना था वो किए, लेकिन जो उसमें से बचा हुआ वो पूरी हम लोग पूरा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश सैनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को बेबाकी के साथ रखने के लिए। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उस पर अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने मुद्दे हैं और वक्त बहुत कम है चुनाव में। चूंकि 1 महीने बाद ही पहले चरण का चुनाव होना है तो राजनीतिक दलों के पास भी वक्त है काफ़ी कम है, तो वो भी अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी। और 14 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो देखने वाली बात होगी कि बिहार में अब किसकी सरकार बनती है।